Hello everyone, welcome back to our channel Fight for your dreams. So let's fight with me. I am Amandeep. As you know, एंशियंट हिस्ट्री हम कवर कर रहे हैं, तो आज हम पहुंच गए हैं एंशियंट हिस्ट्री के महाजनपद काल और हमने पीछे वाले सभी काल युग हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो ये लो युग से संबंधित काल है। तो आई होप पीछे वाले आपको सभी वीडियोस अच्छे से समझ आए होंगे, इंटरेस्टिंग लगे होंगे। ठीक है, ये थोड़ा एडवांस स्टडी है तो थोड़ा समझने में क्या कभी कभी दिक्कत आ जाती है, तो आप इससे घबराना मत बिल्कुल भी, क्योंकि ये थोड़ा एडवांस में चलकर है तो हो सकता है कि कभी कभी प्रॉब्लम आ जाए। इसीलिए मैंने एनसीईआरटी कवर कर दी थी क्लास 6 की, और उससे हमें बेसिक नॉलेज हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको वो भी समझ आई होगी अच्छे से। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप पहले पीछे वाले वीडियोस देख लें। अगर आप पीछे वाले वीडियोस नहीं देखेंगे तो आपको डिफरेंस समझ में नहीं आएगा पहले वाले टाइम में और आज वाले टाइम में जो हम कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिक पहले कवर कर लेना ज़रूरी है, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। तो स्टार्ट करते हैं अध्ययन के स्रोत से। महाजनपद काल को जानने के स्रोत हमें क्या मिले हैं, क्या क्या स्रोत है जिससे हमें महाजनपद काल के राजनीतिक, आर्थिक, वहाँ की सामाजिक और धार्मिक, ठीक है, जानकारी मिल सके। तो उसके लिए दो प्रकार के हमें पता है स्रोत होते हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। तो पहले साहित्यिक स्रोत के बारे में जान लेते हैं। जो साहित्यिक स्रोत है वो वैदिक काल की तुलना में इस काल के साहित्यिक स्रोत ज़्यादा है। महाजनपद काल के जो साहित्यिक स्रोत है वो वैदिक काल की तुलना में ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ की साहित्यिक स्रोतों की उपलब्धता ज़्यादा है। ठीक है, सामग्री ज़्यादा है। धार्मिक साहित्य के साथ साथ में गैर धार्मिक साहित्य भी हमें यहाँ से मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे कि विदेशी साहित्य हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। धार्मिक साहित्य तो हमें पता ही है, जैसे वैदिक काल के अंदर वेद वगैरह चल रहे थे, पुराण चल रहे थे, लेकिन इस काल के अंदर, महाजनपद काल के अंदर, यहाँ पर गैर धार्मिक साहित्य भी उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है, धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य तो हमें मिलेगा ही। ठीक है, ब्राह्मण साहित्य के साथ साथ में बौद्ध और जैन साहित्य भी उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार क्या हो जाती है, हमारे पास साहित्यिक सामग्री में पर्याप्त विविधता हो जाती है। इससे क्या फ़ायदा होता है, ज़्यादा सामग्रियाँ होने से क्या फ़ायदा होता है, ज़्यादा सामग्री होने से हम एक सामग्री का दूसरी सामग्री के साथ में तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं और क्या प्राप्त कर सकते हैं, एक बेहतर तस्वीर उस समाज की, उस राजनीति व्यवस्था की, उस आर्थिक व्यवस्था की एक बेहतर तस्वीर को हम प्राप्त कर सकते हैं तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा। आई होप आपको ये साहित्यिक स्रोत समझ आ गया होगा। धार्मिक स्रोत में अंदर क्या क्या आ रहा है, धार्मिक साहित्य के अंदर इसके अंदर अंदर ब्राह्मण साहित्य है। ब्राह्मण साहित्य के अंदर कुछ उपनिषद आ जाते हैं, 6 वेदांग आ जाते हैं। अभी 6 वेदांग है, 6 वेदांगों में जो कल्प सूत्र है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, कल्प सूत्र क्या है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके अलावा श्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र ब्राह्मण साहित्य के अंदर आते हैं, जो उस वक्त के उच्च वर्ग के बारे में हमें अच्छे से बता देते हैं। फिर सूत्र जो है, सूत्र साहित्य पर बोधायन, ठीक है, आपासव और गौतम एवं विशिष्ट की टीकाएं, मतलब कि जो सूत्र साहित्य है उसके बारे में बुद्ध से संबंधित लोगों का क्या कहना था। ठीक है, गौतम से संबंधित या फिर गौतम बुद्ध ने जो उस पर अपनी व्यक्त की है, विचारों को व्यक्त किया है, ठीक है, वो भी हमें मिल जाते हैं। ठीक है, किंतु ब्राह्मण साहित्य जो है वो समाज के उच्च वर्ग को केंद्र में रखता है, उच्च वर्ण को केंद्र में रखता है। महाजनपद काल के अंदर क्या हो जाता है, यहाँ पर आकर जो वर्ण है वो कर्म के आधार पर नहीं होते, जैसे कि हमने पढ़ा था पहले वैदिक काल के अंदर, ऋग्वैदिक काल के अंदर, कि यहाँ पर जो वर्ण थे वो कर्म के आधार पर थे। अगर कोई बच्चा ऋषि मुनि के परिवार में पैदा हुआ है लेकिन वो बड़ा होकर क्षत्रिय बन जाता है तो वो क्षत्रिय के वर्ण में आ जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, जो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ है वो आगे चलकर भी ब्राह्मण ही होगा। ठीक है ना, चाहे वो क्षत्रिय का काम करे या कुछ भी करे, वो ब्राह्मण ही कहलाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होने लग गया था, यहाँ पर वर्ण कठिन होने लग गए थे, जटिल होने लग गई थी व्यवस्था। यहाँ पर अब जन्म के आधार पर वर्ण व्यक्त होने लग गया था, और यहाँ पर निम्न वर्णों की क्या होने लगी थी, अवहेलना होने लगी थी। ऐसा क्यों हो रहा था ये हम आगे चल के आर्थिक व्यवस्था में समझेंगे, क्योंकि आर्थिक व्यवस्था से ही क्या है, सारा सिस्टम चलता रहता है। अब समझते हैं बौद्ध और जैन साहित्य। बौद्ध साहित्य में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, त्रिपिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक। ठीक है, तो विनय पिटक के बारे में तो हमने पढ़ा था, जिसके अंदर बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम वगैरह लिखे हुए थे रहने के विहारों के अंदर, तो वो तो हमारा विनय पिटक था। ठीक है ना, तो इन सब के बारे में हम डिटेल में आगे चल के कवर करेंगे। आज हम ये जान लेते हैं कि हम महाजनपद काल को किन किन स्रोतों से कवर कर सकते हैं। सुत्त पिटक के अंदर
भी आता है, अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय। ठीक है, इस काल की क्या बताता है, महाजनपद काल की हमें राजनीति और आर्थिक व्यवस्था के बारे में बताता है। समझ आ रहा है आपको? तो ये जो साहित्य है, इन साहित्यों के अंदर कुछ कुछ ऐसी पॉइंट्स आ जाते हैं, ऐसे निकाय आ जाते हैं या फिर ऐसे पार्ट आ जाते हैं जो उस वक्त की राजनीति और सामाजिक व्यवस्था पर प्रकाश डालता है, जिससे कि क्या हो जाता है, हमारा काल को पढ़ने का जो वे है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार जैन साहित्य के अंतर्गत क्या आ जाता है, भद्र बाहुचरित, कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसकी एक इम्पोर्टेंस है बौद्ध और जैन साहित्य की कि ये पाली भाषा में लिखे हुए थे। ठीक है, पाली भाषा में लिखे हुए थे, जिससे क्या है, आम लोग इसे पढ़ सकते थे और समझ सकते थे। ठीक है, इतिहास लेखन में वैकल्पिक दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। और इन्होंने क्या है, देखो हमने अभी पढ़ा था कि ब्राह्मण साहित्य के अंदर क्या है, निम्न वर्णों की अवहेलना हुई थी, लेकिन बौद्ध और जैन साहित्य के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर समाज के अपेक्षाकृत निम्न वर्गों के दृष्टिकोणों को भी व्यक्त किया गया है, जिससे हमें उस समाज के जो निम्न वर्गों का जो दृष्टिकोण था, वहाँ की जो उनकी जो स्थिति थी, उसके बारे में भी हमें जैन और बौद्ध साहित्य से जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो आई होप ये पूरा आपको समझ आया होगा। फिर बात आती है गैर धार्मिक साहित्य की। गैर धार्मिक साहित्य के अंदर हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र को रख सकते हैं। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र हमने एनसीईआरटी में भी पढ़ा था। ठीक है, उस वक्त महाजनपद के काल के टाइम देखो सब धर्म की, कर्म की बात कर रहे थे, लेकिन कौटिल्य ने एक अपनी अलग सोच विचारधारा को क्या किया था, प्रकट किया था। कर्म और धर्म की जगह पे इन्होंने अर्थ को महत्व दिया। किसको महत्व दिया? अर्थ को महत्व दिया। वैसे कौटिल्य की ये जो खुद की पुस्तक थी, ये खुद की जो लिखी हुई सिस्टम था वो तो गुम हो गया था, लेकिन उनके साथियों ने या उनके शिष्यों ने उनकी जो इस पुस्तक को पढ़ा था, तो उन्होंने दोबारा इसको रीराइट कर दिया था। ठीक है, तो समझ आ गया आपको, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हम गैर धार्मिक साहित्य में लिख सकते हैं। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुछ अंश तो पूर्व मौर्य काल का भी मिल जाता है हमें। उसके बाद में आता है विदेशी साहित्य। तो विदेशी साहित्य भी हमारा गैर धार्मिक साहित्य के अंदर ही आएगा। इस काल के अंदर उत्तर पश्चिम में ईरानी और यूनानी आक्रमण हुआ था उत्तर पश्चिम से, इसीलिए कुछ यूनानी लेखकों ने उत्तर पश्चिम के इतिहास पर लिखा। जो यूनानी लेखक थे उन्होंने, हेरोडोट्स तो आप जानते हैं कौन है, हेरोडोट्स है इतिहास के पिता। हेरोडोट्स ने लिखा है कि तत्पश्चात सिकंदर के साथ यहाँ आए हुए कुछ विद्वान निरयाकस, केसियस और अनासिक्रिटिस, तो ये सिकंदर जब यहाँ पर आए थे आक्रमण करने के लिए और उनकी सेना ने मना कर दिया था, तो उनके साथ में कुछ विद्वान भी आए थे जो यहीं पे रह गए थे, जिन्होंने यहाँ की स्थिति पर प्रकाश डाला था, लिखा था। तो वो विद्वान थे निरयाकस, केसियस और अनासिक्रिटिस। इन्होंने उत्तर पश्चिम के क्षेत्र पर प्रकाश डाला। एक तरह से अगर देखा जाए तो उत्तर पश्चिम के इतिहास को जानने का एकमात्र स्रोत हमारे पास यूनानी विवरण है। ठीक है, और कोई विवरण हमारे पास है नहीं। उस वक्त कौन आए थे? ईरानी और यूनानी आए थे। ईरानियों ने जो लिखा उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन यूनानियों ने जो लिखा उसका विवरण हमारे पास में है। सबसे बढ़कर यूनानी लेखक जब इस बात को प्रयुक्त करते हैं कि सेंड्रोकोटस का मतलब है समुद्र गुप्त है। ठीक है, जब उन्होंने सेंड्रोकोटस शब्द की जब पहचान की कि ये समुद्रगुप्त मौर्य से है, तो फिर क्या हुआ, इतिहास की गुत्थियां क्या हो गई, सुलझ गई। यानी कि जो परेशानियां आ रही थी कि उस वक्त कोई बाहरी आक्रमण हुआ था या नहीं हुआ था, बाहर से लोग आए थे, ठीक है, तो वो जब परेशानियां हो रही थी, तो जब यूनानी लेखक ने इस बात को सॉल्व कर दिया कि सेंड्रोकोटस का मतलब है समुद्रगुप्त, तब ये पता चलने लगा कि उस वक्त भी बाहरी आक्रमण हुआ था। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा पॉइंट समझ आ गया होगा। तो अब समझते हैं पुरातात्विक साहित्य जो साक्ष्य होती है उनकी अपनी कुछ कमियां होती है। ठीक है, क्योंकि साहित्य ग्रंथों को बहुत आगे चलकर लिखित रूप दिया गया होता है, इसीलिए यहाँ पर प्रमाणिकता का प्रश्न उठता है कि किसने लिखा, कब लिखा, क्या एक ही ने लिखा, ठीक है, क्या उसके ऊपर किस व्यक्तित्व का प्रभाव था या किस धर्म या समाज का प्रभाव था। तो इससे क्या प्रमाणिकता का प्रश्न उत्पन्न होने लग जाता है। कैसे? अगर मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर धर्म से संबंधित है, ठीक है, अगर आपको उस धर्म के विपक्ष में लिखना पड़े तो काफ़ी कठिनाइयों का आई होप आपको सामना करना पड़ेगा। ठीक है ना, सामना करना पड़ेगा। चलो अगर आपको उसके पक्ष में लिखना है तो आप उसके पक्ष में क्या भर भर के लिख देंगे, तो उससे क्या होता है कि किसी का प्रभाव अगर आपके ऊपर है तो आप उसे प्रभावित होकर ही लिखेंगे। तो वही बात है कि अब कोई मशीन तो है नहीं कि जिसने बिना किसी विचारों के लिख दिया, है ना, तो किसी ना किसी प्रभाव को तो
होना वहाँ पर बनता ही है, तो ये प्रामाणिकता का प्रश्न वहाँ पर उत्पन्न हो जाता है। स्वाभाविक रूप से वहाँ पुरातात्विक सामग्रियों की क्या बन जाती है, विशेषता बन जाती है, वहाँ पर महत्व स्थापित हो जाता है कि पुरातात्विक सामग्रियाँ जो है प्रामाणिकता से परे हैं। तो इसमें अपने समझते हैं उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड। उत्तर में जो मिलने वाले पॉलिशदार जो मृदभांड थे उनकी बात करनी है। जो पॉलिशदार मृदभांड है, जबकि चित्रित धूसर मृदभांड जो थे वो वैदिक काल से संबंधित थे, है ना, महापाषाणिक संस्कृति से संबंधित थे, जिनके ऊपर चित्र बनाए हुए थे। लेकिन ये पॉलिशदार जो मृदभांड है, इनको महाजनपदों से जोड़ा जाता है। इसका विस्तार जो है, ये इसका जो विस्तार है उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांडों का चित्रित धूसर मृदभांडों की तुलना में कहीं अधिक है। मतलब कहने का क्या है कि हमें चित्रित धूसर मृदभांडों की तुलना में पॉलिशदार बर्तन ज़्यादा मिले हैं। ठीक है, तो कितने मिले हैं? लगभग 1500 स्थलों से हमें लगभग 1500 स्थलों से हमें उत्तरी काले पॉलिशदार बर्तन मिलते हैं, तथा ये उत्तर पश्चिम में तक्षशिला से पूर्व ताम्लुक तक्षशिला में मिलते हैं, और तक्षशिला से लेकर पूर्व के ताम्लुक बंगाल तक, और दक्षिण में, ठीक है, अमरावती तक फैला हुआ है। कौन? ये उत्तरी काले पॉलिशदार बर्तन। जबकि जो चित्रित धूसर मृदभांड थे वो हमें केवल पश्चिमी उत्तरी क्षेत्रों के अंदर मिले थे, है ना, इतने दूर तक ये फैले हुए नहीं थे। पूर्व के ताम्लुक बंगाल जितना दूर उत्तरी काले पॉलिशदार बर्तन फैले हुए हैं। इससे क्या पता चलता है? उस क्षेत्र का, उस वक्त के उस क्षेत्र का विस्तार हमें पता चलता है। ठीक है, तो यह मृदभांड पूर्व मृदभांडों से उन्नत है। ठीक है, और यह उन्नत भौतिक अवस्था को दर्शाता है। जो पहले के मृदभांड थे, जो पहले वाले मृदभांड है, चित्रित धूसर मृदभांड है, उनसे बेहतर स्थिति में हमें पाए गए हैं उत्तरी पॉलिशदार मृदभांड। जिससे क्या पता चलता है कि यहाँ की भौतिक अवस्था क्या थी? स्ट्रोंग थी। आई होप अब आपको ये पूरा पॉइंट समझ आ गया होगा। अब बात आती है पंचमार्क और सिक्कों की। ठीक है, अब इस टाइम पे आके एक प्रचलन मुद्राओं का, नियमित मुद्राओं का प्रचलन होना स्टार्ट हो गया था। भारतीय उपमहाद्वीप में आहत मुद्राओं का प्रचलन लगभग 5वीं सदी ईसा पूर्व से माना जाता है। ये मुद्राएं चांदी तथा तांबे से निर्मित हुआ करती थी। कभी कभी ये चांदी और तांबी दोनों से मिश्रित भी हो जाती थी। इन पर कई प्रकार के चित्र बनाए जाते थे। इस काल में पटना के गोरखपुर, ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है? उस काल में पटना के गोरखपुर के नंद शासक, ठीक है, उस काल के आहत सिक्के हमें प्राप्त होते हैं। जब पटना के गोरखपुर पर नंद शासकों ने अपना शासन किया, उस वक्त के सिक्के हमें मिलते हैं। लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि इन सिक्कों को कोई किसी शासक ने जारी नहीं किया था। इन सिक्कों को व्यापारिक निगमों द्वारा जारी किया गया था, राजवंशों द्वारा नहीं। जिससे हमें क्या पता चलता है? उस वक्त की आर्थिक व्यवस्था का पता चलता है, ना कि राजनीतिक व्यवस्था का। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा जो अध्ययन के स्रोत है अच्छे से समझ आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दें, और इस वीडियो का PDF फाइल लेने के लिए आप नीचे पिन कमेंट के अंदर जो लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, आप वहाँ से PDF ले सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।